नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बात दूर तलक जाएगी में स्वागत है। जी हाँ, आप सभी लोगों का जैसा पता है कि राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ही तेजी से अपने चरम सीमा पर है। इसी बीच सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक विवादित बयान दे करके पूरे मुस्लिम समुदाय में हाहाकार मचा दिया है। जी आपको बता दें कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें धार्मिक पुस्तक कुरान को लेकर के उन्होंने विवादित बयान देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि 26 आयतों को उसमें से हटा दिया जाए, जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में बहुत ही ज्यादा रोष व्याप्त है। यहाँ तक कि सिया वक्फ बोर्ड के लोगों ने, सिया समुदाय के लोगों ने उनको बहिष्कृत कर दिया है, उनको अपने समुदाय से निकाल दिया है। इतने के बावजूद सोशल मीडिया पर तरह तरह की गालियां दी जा रही हैं। कोई कह रहा है उनकी गर्दन काट देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। ऐसे में इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, ये बड़े ही सोचनीय स्थिति बन गई है। और यहाँ यहीं तक मामला नहीं रुका, यहाँ तक बात आ गई कि उनके बीवी बच्चे उनको छोड़ करके चले गए हैं, जिसको लेकर के आज उन्होंने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा साथ कोई नहीं देता है और मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में हार जाता हूं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इस संबंध में आज हमारे चैनल के इस खास कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जाहिद अख्तर साहब को बुलाया गया है, जिनसे इस संबंध में इस बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि वो अपनी क्या राय इसमें व्यक्त करते हैं। जाहिद साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल वसीम रिजवी को लेकर के हमारा आपसे ये है कि वसीम रिजवी ने जिस तरह से कुरान की 26 आयतों को लेकर के विवाद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, साथ ही साथ उन्होंने आयतों को हटाने के लिए कहा है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके नाते आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और उसको क्या कहना चाहेंगे? नीरज, सबसे पहले तो प्रकाश प्रभाव न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस्लामिक तरीके से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका मायने मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि आप सभी सुनने और देखने वालों के ऊपर अल्लाह की सलामती रहे, उसकी रहमतें रहें। ये हमारा ग्रीटिंग का तरीका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ। जो आपने सवाल किया है मुझसे, आपका सवाल है कि जो 26 आयतों को कुरान से हटाने की बात वसीम रिजवी ने की है, याचिका दायर की है, तो जब से ये मामला चल रहा है मैं तब से इस पे काफ़ी खोजबीन कर रहा था। गूगल में गया, मैंने उसमें सर्च भी किया, कुछ स्कॉलर्स को मैंने सुना और उसका संकलन करके मैं आज आपके इस कार्यक्रम में आया हूँ। जी देखिए, जो बात उन्होंने कही है कि 26 आयतों को निकालने की बात उन्होंने कही, ये मेरे हिसाब से असंभव बात है, क्योंकि वो एक भारत के नागरिक हैं, हम सब भारत के नागरिक, और हमारा संविधान का ये प्रियम्बल है कि आपको अधिकार है अपना विरोध जताने का, अपनी आपत्ति दर्ज करने का। तो उन्होंने इस बार हमेशा से सूत्र में रहे, विवादित बयान देते रहे हैं। वो उन्होंने फिर एक बार विवादित बयान दे दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि कुरान की 26 आयतों को निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जी अब देखना ही दिलचस्प होगा कि सबसे पहले तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इसको मंजूरी देती है या नहीं देती है। फिर तो बात। जी अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे कि 26 आयतों के लिए उन्होंने जो याचिका दायर की, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में बहुत ज्यादा गुस्सा है। यहाँ तक कि उनको सर कलम करने पर इनाम तक के लिए सोशल मीडिया पर लोग बयान दे रहे हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी आपत्ति जता सकते हैं, और भारत का जो संघीय ढांचा है उसके सबसे बड़ी खूबसूरती नीरज ये है कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व को भी आप गरिया सकते हैं, गाली दे सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में इसकी इजाज़त देता है। संविधान की धारा 19(1)(a)(19) सब अगर आप पढ़ेंगे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो वसीम रिजवी ने शायद इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का फायदा उठाया है। नाजायज उठाया या जायज उठाया है तो न्यायालय तय करेगी।
जहाँ तक आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त जाहिर है, कुरान की बात उन्होंने कही है। कुरान मुसलमानों की सबसे मतलब धार्मिक किताब है, तो रोष और गुस्सा होना लाजिम है। लेकिन जहाँ तक गर्दन उतार दूंगा, कान काट दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा, ये मेरे हिसाब से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे तो आप उसको बल दे रहे हैं, आप उसको बलशाली बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। संयम से काम लें। जब उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है तो लेट द कोर्ट डिसाइड। अभी तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी भी या नहीं होगी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की, उन्होंने उन बातों को एक उस पर कानून बनाने के लिए भी याचिका दायर की। क्या ये संभव है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कानून बनाने की बात कही और संभव है या संभव है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कुरान जो नाजिल हुई है वो सिर्फ इंडिया के मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए नाजिल जी। यानी कि कुरान को अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों की किताब है तो यह गलत है। ये तो किताब सबके लिए है। ये तो सारी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं सब सभी के लिए है। कुरान में तो खास तौर से ये मेंशन भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कि यह किताब हमने तुम्हारे लिए उतारी है। तुम्हारे मतलब उसमें कहीं भी मुसलमान नहीं कहते, इंसानों के लिए उतारी है, मानव जाति के लिए उतारी है, मानव जाति की उतारी थी। और उसमें जो संदेश है वो मानव जाति का संदेश है। आपने देखा होगा कि मैंने जो शुरुआत किया था इस प्रोग्राम की, तो उसमें मैंने यही बात कही थी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, यानी कि अल्लाह तो पैगाम ही दे रहा है रहमतों के लिए जी। तो उसमें विवाद होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस पर कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है? हाँ, ये अलग बात है। कानून कैसे बनेगा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उसने एक तरह से अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया है। क्योंकि कुरान वो तो हो नहीं सकती कि इंडिया की अलग हो जाए और दुनिया की अलग हो जाए। कुरान तो जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया के लिए नाज़िल हुई, बिल्कुल इंसानियत के लिए नाज़िल हुई है। तो वसीम रिजवी अगर चाहते हैं कि इंडिया कुरान अलग हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। जो 26 आयतें उन्होंने जिसका उन्होंने जिक्र किया है और उसमें उन्होंने एक बात कही है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना। तो मैं आपको ये बता दूं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की किताब में कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। जिहाद की बात कही गई है लेकिन उसका एक अलग मायने है, वो हम इसमें जिक्र नहीं करेंगे कि ये मामला भी उस तक। अच्छा, एक सवाल, छोटा सवाल है। इस पे जो PIL उन्होंने दाखिल की है, क्या वो मंजूर होगी? और अगर मंजूर होगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि PIL है क्या। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन आपके चैनल से मैं बताना चाहूंगा कि PIL है। देखिए, PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि वो लिटिगेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है और ना ही प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के टाइम सुनने से पहले, सुनवाई शुरू करने से पहले इस बात को तय करना होगा कि जो याचिका दायर की गई है उसमें पब्लिक का हित है या नहीं। पब्लिक का उसमें अहित हो रहा है तो सुनवाई उस तरीके से होगी। ये सारी चीज उसमें देखी जाएंगी, बगैर उसके PIL हो नहीं सकता। दूसरी चीज, PIL करता कौन है, PIL करता भी देखा जाएगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। वसीम रिजवी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मैं लेकर के आया हूँ, देखिए आप सब लिख करके लाया हूँ मैं। 2019 में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी। उसमें इन्होंने कहा था कि सारे मदरसों को बंद कर दिया जाए क्योंकि वो आतंकवाद का अड्डा है, वहाँ पे आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। मैंने जब गूगल में सर्च किया तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने देखी, उसमें पता लगा कि भारत में कुल मुसलमान की आबादी 20% के आसपास है, जिसमें से 4% बच्चे मदरसे की तरफ जाते हैं, यानी मदरसा पढ़ने जाते हैं। अब ये 4% बच्चे आतंकवाद कब बन गए मुझे मालूम नहीं, ये वसीम रिजवी बताएं, उनको उनके पास शायद इसका आंकड़ा होगा। वो तो कहते हैं कि उन्होंने इस पे रिसर्च किया तो बताएं।
अगर रिसर्च किया तो कहाँ लिखा है, कौन सी किताब लिखी है, किसने उसका उद्घाटन किया, कब उसको पब्लिकेशन हुआ, ये सारी चीज़ों को बताएं। ज़बानी रिसर्च होना बताया जाता है कोई। मैंने बैंगन पर रिसर्च किया तो मुझे लिखना पड़ेगा ना बैंगन पर क्या रिसर्च किया, अच्छा है या खराब है, ऐसे ही बोलने सुना। तो बहुत से लोग बैंगन बहुत पसंद है, अगर मुझे बैंगन पसंद नहीं है तो मेरा उस पर रिसर्च होना चाहिए कि बैंगन क्यों पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, वसीम रिजवी के इस विवादित बयान को आप राजनीतिक दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो PIL के बारे में पूछा था और मैं बता रहा था कि ट्रैक रिकॉर्ड उनका, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद उन्होंने आप देखें कि 2019 में ही एक वीडियो उन्होंने वायरल किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो मैं अयोध्या जाकर के आत्महत्या करूंगा। ये बात उन्होंने कही थी। अगर उन्होंने बात आत्महत्या की थी तो फौरन गिरफ्तारी हो जानी चाहिए उनकी, क्योंकि आत्महत्या करना या कहना कानूनन जुर्म है और इस जुर्म के तहत उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो एक तरीके से धमकी हो गई। धमकी होगी, अरेस्ट नहीं हुए हो। हालांकि धमकी अभी उन्होंने हालिया में फिर से दी है। कल एक वीडियो उन्होंने जारी किया है कि उनके, आपने भी उसमें बयान इंट्रोडक्शन में बताया जी अभी बयान आया है उनका, छोड़ के चले गए, उनकी पत्नी और बच्चे सब छोड़ के चले गए और आत्महत्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर हार गया तो मैं हार कर लूंगा। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? जीत और हार का फैसला तो बहुत बाद में है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट उनकी PIL को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, और वो कोर्ट एक्सेप्टेंस से पहले कोर्ट की सारी चीजें देखेगी कि पब्लिक के हित में है या नहीं है, वसीम रिजवी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहूंगा, और ये सुन लें कि वसीम रिजवी के ऊपर CBI की जांच चल रही है। हो सकता है कि ये पहली हियरिंग से पहली स्टक डाउन हो जाए। बात की तो बात की बात है, कुरान की 26 आयतें जो निकाली जाएंगी या नहीं निकाली जाएंगी वो तो बहुत बात की बात है। ये फर्स्ट हियरिंग में मेरे हिसाब से, मैं कोई कानूनविद नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने एक वकील दोस्त से मैंने बातचीत जब हुई, कल ही रात में मैंने उससे टेलीफोन पर बातचीत करके मैंने उससे सब जानकारी ली। आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने सारी जानकारी हासिल की है। मैं वसीम रिजवी की तरह ज़बानी रिसर्च किया ऐसा बोल करके मैं नहीं आया। बहुत अच्छा है कि हमारे इस कार्यक्रम में पूरा होमवर्क करके आए हैं। मेरे एक दोस्त हैं आरिफ शीश महली, मैंने उससे रात में फोन करके उसको परेशान किया था। मैंने कहा बताओ मुझे PIL के बारे में, उसने सब मुझे बताया, मैंने सब नोट किया। तो ये मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी शकींद्री काम करती है, ये स्टक डाउन हो जाएगा। मुसलमानों को संयम से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। शिया समुदाय ने उनको अपने शिया समुदाय से ही खारिज कर दिया है, यही सजा उनके लिए बहुत है। बाकी गर्दन उड़ाना, कान काटना ये ना करें। और मुझे ये भी पता लगा कि उनके घर के सामने तहफ़्फ़ुज़ कुरान पढ़ी जा रही है, गलत है। जिस शख्स के अंदर कुरान की अहमियत नहीं है उसके घर के सामने कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। आप उसको हाईलाइट मत कीजिए, वो खुद ही खत्म हो जाएगा, खुद अल्लाह खत्म करने वाला है। क्योंकि उसने इस वक्त लड़ाई किसी इंसान से नहीं ली है। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने जो बयान दिया है, चूंकि अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और इसी विवादित बयान के चलते ही आज वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं? क्या इस विवादित बयान के पीछे कुछ राजनीतिक मंशा भी उनकी है? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, उनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं मैं उस पर जानना नहीं चाहता, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल में चुनाव है, जहां TMC से मतलब कांटे की टक्कर है, और उसके बाद आपका असम में चुनाव है। 3-4 जगह चुनाव है, चुनावी माहौल है। इस माहौल का हो सकता है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही हो, और वसीम रिजवी एक बेहतरीन टूल किट, आजकल एक नया शब्द बहुत प्रचलित हुआ है, टूल किट। तो ये इस वक्त हो सकता है उन ताकतों के टूल किट हों, और टूल किट के तहत उन्होंने ये सारी बातें कह दी हूँ। निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसकी अहमियत हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बार जो पंगा लिया है वो, मैं जैसे कि पहले कह चुका, इंसानों से नहीं लिया, तो पंगा अल्लाह से लिया है। जी, अल्लाह से लिया है, तो जाहिर सी बात है। अब मैं इसके आगे कुछ कह नहीं सकता कि उनका क्या होने वाला है।
इसमें जो लिटिगेशन किया है, मैं उसकी आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, छोटी सी, बहुत थोड़े समय में, ज़्यादा वक्त नहीं है, कि इसमें इन्होंने 59 पार्टियां बनाई हैं, 59 लोगों को पार्टी बनाए हैं याचिका में जो दायर की इसमें, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को घसीट लिया है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज का कुरान से वो ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं, कुरान उन्होंने सवाल किए। इसके अलावा उन्होंने सबसे दिलचस्प बात यह है, उन्होंने कॉलेज के वीसी को भी पार्टी बनाया है, जबकि कॉलेज में वीसी होते नहीं, कॉलेज में तो प्रधानाचार्य होते हैं, वीसी तो यूनिवर्सिटी में होते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पहलू है जो मैं देख रहा था इसमें, और मेरी जब बातचीत हुई आरिफ शीशमेली से, तो एक और मुझे बात पता लगी कि इसमें उन्होंने पूरा अधिपति जो होते हैं वाइस चांसलर बल्कि चांसलर, उनको पार्टी बनाया है। और उनको मालूम नहीं है कि चांसलर किसके हाथ में होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी को अधिपति राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल का भी प्रासंग बताइए। आप मुझको एक छोटी सी बात और बताइए जी, कि इन्होंने कुरान के 26 आयतों को खारिज करने के लिए कहा है, चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, कोई भी हो, सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, और सभी का सभी लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। कोर्ट में भी उसी की शपथ लेकर के लोगों से बयान दिया जाता है। तो क्या कोर्ट को यह राइट है कि वो उन आयतों को उसमें से हटाने का आदेश दे सके? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये पहली हियरिंग में ही स्टक डाउन हो जाएगा, क्योंकि पीआईएल में हमेशा कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट देखती है, प्राइवेट इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं देखेगी। वसीम रिजवी ने जो याचिका दायर की है वो पॉलिटिकल या प्राइवेट इंटरेस्ट ही है, वो पब्लिक इंटरेस्ट है नहीं। क्या कभी किसी पब्लिक ने वसीम रिजवी के सामने आके कहा कि ये 26 आयतें हमको आतंकवाद बनाने के लिए मजबूर करती हैं, इनको हटवाया जाए? क्या वसीम रिजवी के पास ऐसी कोई संस्था है जिसके तहत वो पीआईएल करने के लिए पहुंच गए कोर्ट में? नहीं, वो तो खुद सीबीआई जांच के घेरे में है। और आपको बता दूं मैं, कुरान कानूनी किताब नहीं है जी, कुरान वो किताब है जिसमें मैं ये सब चीजें सब रिसर्च करके लाया हूं। वो तो इंसानियत का पैगाम दे रही है, रूढ़िवादिता को खत्म करने की बात कर। बिल्कुल, कानूनी किताब तो है नहीं। जिन 26 आयतों का उन्होंने जिक्र किया है, मैं आपको सिर्फ एक आयत बताता हूं कि हमारे यहाँ कुरान में एक सूरह मायदा है, उसमें बाकायदा ये बात कही गई है एक आयत में कि अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया, यानी कि आपने पूरे इंसान का कत्ल कर दिया, और अगर आपने एक इंसान को बचाया, यानी कि आपने पूरी इंसानियत को बचा दिया। तो जब कुरान ये पैगाम दे रहा है तो वसीम रिजवी में बताएं कि आतंकवादी कहाँ से खड़ा हुआ है। एक चीज, दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं तो आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में ये बात कही थी, मैं आपके चैनल बताना चाहूंगा कि टेररिज्म इज नॉट अ होम ग्रोन, यानी आतंकवाद आंतरिक पैदावार है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके इसी बयान को हमारे उस वक्त जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, समर्थन किया था जी। और अभी हाल में ही जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी समर्थन किया है जी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, पुलवामा अटैक को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद तो एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वसीम रिजवी बताएं, ब्रेनवाश करने वाले कुछ लोग हैं। अब वसीम रिजवी बताएं कि 26 आयतें जो भारत से हटाई जाएंगी तो बाकी दुनिया की बाकी जगहों में जो पांचवी चल रही है उसका क्या होगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो अरब या यूएई या इंग्लैंड या अमेरिका जाकर के कुरान शरीफ के 26 आयतें हटा ले? सवाल ही नहीं उठता। मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि इसकी हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग में ही शट डाउन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि संयम से काम लें, सब्र से काम लें, कुछ नहीं होने वाला। ये एक शख्स है जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता होगा, या जैसे कि मैंने कहा टूल किट के तौर पे काम हो रहा है, सर इस्तेमाल हो रहा है जी। ये इस हमारे कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये रही कि वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बहुत ही अच्छे तरीके से होमवर्क करके आए हुए थे, और इन्होंने जितनी भी बातें इस
मसले पर बताई, ये सारी बातें विचार करने के लायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस तरीके के लोगों के बयान को लेकर के आप आक्रोशित न हो, आक्रामक न हो और ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि समाज का माहौल एक अच्छा माहौल बने और लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म की इज्जत करनी चाहिए, यही हमारे चैनल की तरफ से सभी लोगों को संदेश है। आपका बहुत बहुत स्वागत और हम आशा करते हैं कि दोबारा जरूर हमारे इस कार्यक्रम में आप लोगों को इस तरीके की अच्छी जानकारी देने के लिए आएंगे। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रकाश प्रभाव न्यूज चैनल इस टॉपिक के लिए, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मुझे जब याद किया तो मैंने भी सोचा कि बगैर होमवर्क के इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है बात दूर तलक जाएगी।